नमस्कार दोस्तों। दिन की शुरुआत एक बढ़िया न्यूज से हो जाए तो उससे बढ़िया बात ही क्या है। अगर एक अच्छी न्यूज आपके सामने हो तो कितना बढ़िया रहे। आप जानते हैं हर आदमी चाहता है कि उसके जिंदगी में कोई कोर्ट केस ना हो, किसी तरह की कोई डिस्प्यूट ना हो, किसी तरह की कोई सेटलमेंट हो तो आपसी समझौते से हो जाए। इसी तरह का एक इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल जो बनेगा वो क्या करेगा, सरकारी कंपनीज के बीच में जितने भी केसेस होते हैं उनको रिजॉल्व करेगा, जितने भी इंटर मिनिस्ट्री वाले जो केसेस हैं उसको रिजॉल्व करेगा। कुल मिला के बात यह कि अब जो कंपनीज होंगी, जो स्टेट गवर्नमेंट की कंपनीज होंगी या सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनीज होंगी या मिनिस्ट्रीज होंगी, उनके जो भी केसेस होंगे वो रिजॉल्व करा जाएंगे आपस में इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल के द्वारा। और इससे फायदा क्या होगा, कोर्ट पे बर्डन कम पड़ेगा। कई तरह के कोर्ट पे जो बर्डन आते जा रहे हैं, कोर्ट पे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अगर गवर्नमेंट के जो केसेस भी उसमें इंक्लूड हो गए, उसमें जुड़ गए, तो आप जानते हैं कि कितनी परेशानी आने वाली है। और वो फिर कई महीनों तक पड़े ही रहते हैं, कई सालों तक पड़े रहते हैं इनफैक्ट। तो इसको क्लियर करने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी ने बोला कि हम इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल अगले फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल के बाद ये जो सिस्टम है ये स्टार्ट हो जाएगा। कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आपस में रिजॉल्व कर लिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि इसकी जो पेरिफेरी है, इसकी जो लिमिटेशंस है, इसकी जो बाउंड्री है, उसमें आपके जो जितने भी कस्टम्स के, इनकम टैक्स के, रेलवेज के, ये जो जो डिस्प्यूट्स होंगे ये इसमें इंक्लूड नहीं होगी। ये इसकी इसकी बाउंड्री से बाहर होंगी, वो कोर्ट्स में ही सॉल्व होंगी। बाकी सब जो इंटर मिनिस्ट्रियल या इंटर मिनिस्ट्रीज या इंटर स्टेट या इंटर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आने वाले पब्लिक सेक्टर्स, इनके आपस के डिस्प्यूट्स आपस में एक पैनल के माध्यम से सॉल्व कर लिए जाएंगे। अच्छा, अगर समझौता नहीं हो पाया, किसी भी कारण से समझौता नहीं हो पाता है, तो सबसे बढ़िया बात है इसकी कि कैबिनेट सेक्रेटरी इसका अंतिम निर्णय करेंगे, फाइनल डिसीजन वही देंगे। तो अगर इस तरह से रिजॉल्व हो जाती है सारी चीजें तो कितना बढ़िया रहता है, कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। अब एक प्रश्न आपसे पूछता हूं मैं, या आप ये ऐसा समझ लीजिए, अगर जज आप होते तो क्या डिसीजन देते। एक शादीशुदा महिला जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, वो शादी में है, अपने उसके संबंध पहले पति से हैं, पर अगर उसके बच्चे किसी और आदमी के द्वारा पैदा हो जाए और वो अभी भी शादी के बंधन में बंधी हुई है अपने पहले पति के साथ, तो जो बच्चे पैदा हुए हैं दूसरे पति के माध्यम से या दूसरे आदमी के माध्यम से, तो वो बच्चे कौन से बच्चे कहलाएंगे? वो इस औरत के बच्चे कहलाएंगे, इस पहले वाले पति के बच्चे कहलाएंगे, या वो दूसरे वाले पति के बच्चे कहलाएंगे? इसी रोचक बात को लेकर एक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक बहुत बढ़िया फैसला आया है। और वो फैसला क्या कहता है? फैसला ये कहता है कि अगर पहला पति के द्वारा शादी जो रचाई गई है, जो पहला पति के साथ शादी अभी भी चल रही है और मेंटेनेबल है, तो जो बच्चे पैदा होंगे वो पहले वाले पति के ही कहलाएंगे। इसी तरह का एक केस आया, 2 बच्चों ने अपने पिता के बारे में बताया कि वो उनके पिता एक बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन होने के नाते 1971 में उन्होंने वरमाला विवाह किया था उनकी माता जी के साथ। तो और 1984 में एक और आदमी थे जो उनके पहले पति थे, उनकी मदर के, वो छोड़ के चले गए 1984 में। हालांकि शादी पहले हो गई थी, 1984 में छोड़ के चले गए। तो अब कौन से वाले, इन दोनों में से कौन से पिता माने जाएं? ये प्रश्न जज साहब के सामने आया। हालांकि बच्चियां तो ये कह रही थी कि वो उस बिजनेसमैन की बच्चियां हैं जो बाद में शादी हुई, पर कोर्ट ने ये नहीं माना। कोर्ट ने ये माना कि जो पहले पिता हैं वही उनके असली पिता माने जाएंगे। यानी कि जो पहले हस्बैंड है, पहले पिता मतलब पहले हस्बैंड, जो महिला के पहले हस्बैंड है, जो वही उनके इन 2 बच्चों के पिता माने जाएंगे, चाहे वो दूसरे से पैदा हुई हों। तो इस तरह का डिसीजन था। हर आदमी चाहता है कि उनके पिता एक अमीर आदमी व्यक्ति हो। अगर 2 में से ऑप्शन चूज किया जाए, अगर 2 पिता किसी बच्चे को दे दिए जाए, एक अमीर हो एक गरीब हो, आज की जनरेशन तो यही कहेगी कि मेरे पिताजी अमीर वाले ऑप्शन होने चाहिए। अगर कोर्ट्स का डिस्कशन हो
और केसेस का डिस्कशन हो और ममता बनर्जी का नाम ना आए तो मजा नहीं आता। रिसेंटली एक ईडी ने केस किया था, वो हाईकोर्ट गई थी आईपैक के खिलाफ। आईपैक एक ऐसी संस्था है जो मैंने आपको पहले पिछले वीडियोस में बताया, जो सारा पॉलिटिकल डेटा रखती है ममता बनर्जी का और सारी रणनीति बनाती है, स्ट्रेटेजीज बनाती है पॉलिटिकल टीएमसी के लिए, यानी कि उनके जीतने की जो भी स्ट्रेटेजीज होती है, रणनीतियां होती है, वो वही बनाती है। तो जब ईडी गई इनके ऑफिस में, वो कौन से डेटा लेने गई वो आप समझ सकते हैं। सेंटर ने उसको भेजा था, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं उसका विश्लेषण में ज्यादा नहीं करता, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हाईकोर्ट गए तो ईडी को कुछ मिला तो नहीं, क्योंकि बनर्जी पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले गई थी और वो ले गई थी, सारे फोन वगैरह ले गई थी। तो ईडी ने अपना बैकफुट पे कदम रखा, मतलब पीछे हट गई और उसने हाईकोर्ट को कहा जब हमने कुछ भी चीज ली ही नहीं तो ये केस कैंसिल हो जाना चाहिए, मतलब हम अपनी कंप्लेंट वापस लेते हैं। इनफैक्ट बैकफुट पे चली गई और मतलब, और वहां दूसरी तरफ बनर्जी की एक तरह से ये जीत ही हुई। हालांकि ये केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और उसकी सुनवाई आज है। तो लेटेस्ट क्या होता है आगे आने वाले समय में वो देखते हैं। बनर्जी का ये कहना था कि हमारा निजता का जो अधिकार है, प्राइवेसी का जो अधिकार है, वो कहीं ना कहीं ईडी छीन रही है, और वो कहीं ना कहीं सिद्ध भी हुआ और बैकफुट पे ईडी को जाना पड़ा। तो इस तरह की चर्चाएं आपको पता होनी चाहिए कि क्या चल रहा है समाज में और अपने पॉलिटिकल फील्ड में, धंधे में भी, बिजनेस में भी। अब पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं बहुत हाई लेवल की है। अब बात करें अमेरिका की, तो जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर जी, वो मिले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका मार्को रूबियो से। उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने शुभकामनाएं दी कि भारत एक नई न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स बनाने जा रहा है, पावर सेंटर्स बनाने जा रहा है, जिसके मार्फत प्राइवेट सेक्टर में बिजली पैदा होगी। और भारत भी चाहता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका से अच्छे रिलेशन बने। अच्छे रिलेशन बनेंगे तो उससे क्या फायदा होगा कि जो 50% का जो एक ड्यूटी लग रही है, भारत के ऊपर टैरिफ्स लग रहे हैं, वो कम हो जाएंगे। दूसरी तो चाइना भी शुभकामनाएं दे रहा है भारत को, क्योंकि अभी हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, वो वहां गए और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी से मिले। पूरा मंडल गया था, पूरा ग्रुप गया था यहां से, और उसके मिलने के बाद उन्होंने अप्रिशिएट किया कि समिट के आप चेयरपर्सन हैं, भारत चेयरपर्सन है, तो ये अच्छा समिट जाएगा, इस बात की शुभकामनाएं दी। तो दोनों के दोनों देश, चाहे वो भारत हो चाहे वो अमेरिका हो, दोनों के दोनों देश चाहते हैं कि वो भारत को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। अब समय भारत का है, आने वाला समय अगर सही तरह से काम चले, इसी तरह से काम चले, तो जो फाइनेंशियल जो जीडीपी हमारी ऑलरेडी 7 से 8% के करीब अनुमान लगाया जा रहा है, डिफरेंट तरह तरह की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं विश्व के, उनके द्वारा, जो हमारे नहीं है इनफैक्ट, तो उनकी जो इंफॉर्मेशन है उसको ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो अगर 7 से 8% अगर जीडीपी रहती है तो भारत की इकोनॉमी अच्छा काम करेगी। एक बहुत प्रचलित गीत है, धंधा है पर गंदा है। देखिए, आप जानते हैं कि स्पाइसेस में, मसालों में भारत सर्वश्रेष्ठ देश है और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। चाइना कहीं ना कहीं इसके जो सब्स्टिट्यूट्स, इसमें तेल निकालना या उसके अरोमा निकालना और बाय प्रोडक्ट्स बनाने में काफी आगे था। अब वो कोशिश कर रहा है कि इस बिजनेस में अपना हिस्सा जमाया जाए, क्योंकि भारत इसमें आगे। देखिए, वो कोई भी फील्ड छोड़ नहीं रहा जहां पे उसको अपना बिजनेस को बढ़ा सके, वो चाहे किसी का भी हो, चाहे वो चिप सेक्टर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो और कोई चीज हो। तो इस मामले में भी वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि किस तरह से हाइब्रिड प्रोडक्ट बना के या किसी तरह के नए पौधे लगा के या नए तरीके से वो मसालों के प्रोडक्शन को बढ़ा सके, मसालों को आगे ला सके। मसाले अगर बढ़ेंगे, मसाले का बिजनेस अगर वो अच्छा कर पाएगा तो उसका बिजनेस बढ़ेगा। इसी एक पर्टिकुलर एरिया में उसका रेशियो जो है बिजनेस का वो कम है, और वो तत्पर लगा हुआ है कि किसी तरह से इस बिजनेस को एग्जैक्टली बहुत बढ़िया करा जाए, बहुत शानदार किया जाए और उसका शेयर बढ़े पूरे विश्व में।
दोस्तों अब तक क्या होता था कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई जो होते थे वो सिंगापुर और मॉरिशस के मार्फत आते थे, और उसमें जो शेयर होता था भारत के इक्विटी एसेट्स में वो करीब 34% के आसपास होता था, 34% के आसपास होता था। कंपनीज अपना हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस इन्हीं कंट्रीज में बनाती थी टैक्स का रिबेट लेने के लिए। अब भारत के कुछ स्टेप्स के द्वारा, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए भारत ने फाइनेंशियली, जिसके मार्फत वहां से अब जो डोमिसाइल लिया करती थी कंपनीज, वहां के जो फायदे उठाया करती थी या वहां पे अपना सेंटर बनाया करती थी, तो वो जो रेशियो है वो कम हो गया। और भारत में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो एफपीआई का है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो करीब 44% के आसपास हो गया, 44% के आसपास हो गया। तो ये एक अच्छी खबर है फाइनेंशियल, अगर अब देखा जाए तो। जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि बातें कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर हम जियो पॉलिटिकल न्यूज की बात कर लें तो अगर स्टारलिंक की बात करेंगे, स्टारलिंक आप जानती हैं मस्क की जो कंपनी है जो सबको इंटरनेट प्रोवाइड करती है ग्लोबली, जिसमें किसी भी एरिया में इंटरनेट पहुंच जाता है, ये उसकी खासियत है। उसकी खुद की प्राइवेट सैटेलाइट्स हैं जिसके मार्फत वो सबको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो ईरान का जो केस है, आप जानते हैं ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सारी पब्लिक खिलाफ है, वहां के जो आयतुल्लाह खमेनी के अगेंस्ट में सारा प्रोटेस्ट चल रहा है और तख्ता पलट की चांसेस हैं। तो गवर्नमेंट बचने के लिए क्या करती है? गवर्नमेंट बचने के लिए करती है इंटरनेट बंद करवा देती है, भारत में जैसे धारा 144 लगा देती है। तो इंटरनेट बंद करना सबसे बड़ा स्टेप होता है गवर्नमेंट का। अब वहां के केस में क्या है, गवर्नमेंट ने सारा इंटरनेट बंद कर दिया। स्टारलिंक को जब कहा गया कि भाई आप अपना जो आपका जो ये इंटरनेट है इसको आप बंद कर दीजिए, तो स्टारलिंक ने बंद नहीं किया और इंटरनेट चलने दिया, जिससे कि सारे के सारी इंफॉर्मेशन बाहर जाती रहे, बाउंड्रीज के बाहर जाती रहे। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के सबोटाज ये लोग करते रहते हैं। यूएसए की कंपनीज हैं या बाहर की यूएसए के लोग हैं, यूएसए की इंटेलिजेंस है या डीप स्टेट बोलते हैं इसको। इसी तरह का एक केस अपने यहां भी हुआ है। आप जानते हैं पीएसएलवी सैटेलाइट, पीएसएलवी 62 नाम का एक रॉकेट हमारे यहां से लॉन्च हुआ, जिसमें 15 से 16 सैटेलाइट्स जा रहे थे विदेशों के। आप जानती हैं कितनी बेइज्जती होती है अगर हमारा 15 से 16 सैटेलाइट लेके कोई अगर रॉकेट जाए और वो बीच में फूट जाए। अच्छा, पीएसएलवी की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो पीएसएलवी का जो ये पर्टिकुलर रॉकेट था जो खराब हो गया, बीच रास्ते में रुक गया, खराब हो गया, ध्वस्त हो गया इनफैक्ट। उसका सीरीज थी 62, यानी कि 61 वाला भी फूटा था। तो 60 तक पीएसएलवी पिछले 10 सालों से सही जा रहे थे, 61 और 62 फूट गया। अब इसके पीछे जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई सैबोटाज है, कोई ना कहीं जासूस डीआरडीओ में घुस गया। देखिए हमारे पास क्या पावर है, हमारे जो प्लेन्स थे, जेट्स थे, तेजस जो एचएएल बनाता है उसको पहले ही फ्लॉप कर दिया गया, उसमें से पेट्रोल लीक करा दिया गया और वो वहां पे एयर शो में दुबई में वैसे ही फ्लॉप शो रहा। फ्लॉप शो तो क्या कह सकते हैं, कई बार हादसे हो जाते हैं, तो उसको बुरी तरह से बदनाम कर दिया गया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का चाइना के मार्फत जो बन रहा है JF-17, उसकी खूब एडवर्टीजमेंट पाकिस्तान कर रहा है। उसमें कई रीजन थे, वो मैंने आपको कल वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको कहता रहता हूं पूरा वीडियो देखिए तो ये जियोपॉलिटिकल बातें समझ में आएंगी। तो तेजस के अलावा अगर बात करें तो डीआरडीओ में भी अपना कोई ना कोई जासूस घुस गया है। पीएसएलवी सीरीज जो कभी जिंदगी में फ्लॉप नहीं हुई वो फ्लॉप हो रही है। और देखिए हम जेट्स में कहीं नहीं है, हमारा जो सबसे जिसके लिए भारत पहचाना जाता है वो है हमारा मिसाइल प्रोग्राम और रॉकेट प्रोग्राम। पहले रॉकेट प्रोग्राम था, उसी से मिसाइल्स बनी है। उसमें भी अगर सैबोटाज होने लग जाए, उसमें भी कोई सेंधमारी कर जाए, तो ये कहीं ना कहीं भारत की एक बहुत बड़ी चुनौती है। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, नीतिगत प्रॉब्लम है। इसको जल्दी से जल्दी
हमारे पॉलिटिशियंस को देख लेना चाहिए, वरना आने वाला समय खतरनाक होगा। जैसा कि सारे देशों का हो रहा है, अमेरिका जैसे करा रहा है या चाइना करा रहा है, जो भी समझ लीजिए आप। 10 कंट्रीज हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है वो अनस्टेबल हो गए, हिल चुके हैं, वहां पे सत्ता परिवर्तन हो चुका है। भारत में भी कोशिश करी जा रही है। अगर आप मेरे पहले वीडियोस देखें तो मैंने कई बार म्यूचुअल फंड के वीडियोस बनाए। अभी कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था, पूरा देखिए उसको तो आपको समझ में आएगा। 2 तरह के प्लान्स होते हैं, डायरेक्ट प्लान और इनडायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान होता है, उसमें डायरेक्ट आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको ऐप की जरूरत होती है और बाकी किसी की जरूरत नहीं होती। आप किसी से कोई राय मशवरा नहीं करते हैं, जो कुछ खरीदते हैं बेचते हैं खुद अपने आप करते हैं। इनडायरेक्ट प्लान में आपका एजेंट इन्वॉल्व होता है, एजेंट के मार्फत आप खरीदते हैं बेचते हैं। एजेंट है जो इन्वेस्टमेंट करता है, जिन शेयर्स में पैसा लगाना होता है वो खुद लगाता है, वो आपसे पूछता नहीं है। आपको सिर्फ उसकी जो बीच में एक फीस होती है, एक ड्यूटी होती है, कुछ पैसा होता है, वो आपको देना होता है। उतना पैसा आप देते हैं, वो अपना काम करता है, वो आपका इन्वेस्टमेंट का काम करेगा आपके एजेंट की तरह। ये बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्लान के में डिफरेंस है। डायरेक्ट प्लान में 43% के आसपास, 43% के आसपास इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया है। मतलब भारत में सबसे ज्यादा डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्टमेंट हुआ है इस बार। हालांकि शेयर मार्केट डाउन चल रहा है, क्योंकि बाहर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इसी तरह की चल रही है। जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खराब होती है तो सोने चांदी के भाव बढ़ते हैं और म्यूचुअल फंड और शेयर्स के भाव घटते हैं। फिर भी इस स्थिति में भी 43% लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया डायरेक्ट प्लान में, जो एक अपने आप में एक इतिहास है, एक हिस्ट्री है। आने वाला समय लगता है कि मैंने जैसे पहले वीडियो बनाया था कि जेन जी जो है काफी इन्वेस्टमेंट कर रही है म्यूचुअल फंड के मार्फत, और बहुत कम उम्र से उसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियो पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए, जिससे आपको पूरा भावार्थ समझ में आए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।